न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। न्यूटन ने बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो एयर में जब ट्रेवल कर रही होती है तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है वो ड्राइव किया था। एक्सपेरिमेंटली तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो थी वो डिटेक्टेबल थी, 332 मीटर पर सेकंड आती थी। लेकिन जो इसकी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन थी उसका जो स्टार्ट था वो न्यूटन ने एज्यूम किया था। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो हम लोगों ने देखा है एक्सपेरिमेंटली दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और जो दूसरी चीज़ है वो है डेंसिटी ऑफ द मीडियम। मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो v इज इक्वल टू आ जाता है ई अवर रो अंडर रूट टाइम। अंडर रूट के अंदर ई भी आ जाता है और रो भी आ जाता है। ई रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को और जो रो है ये इंडिकेट करता है डेंसिटी ऑफ द मीडियम को। अच्छा, अब हम लोगों ने जब इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर तो न्यूटन ने बेसिकली इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू को फाइंड किया था थ्योरेटिकली, और इसकी वैल्यू को फिर इसी फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करवाया था और फिर स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड किया था। तो इसकी अजम्पशन क्या थी जी? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ एयर, आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके लिए हम लोगों ने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू को फाइंड किया था। अब न्यूटन ने इस काम के लिए क्या एज्यूम किया था? न्यूटन ने ये एज्यूम किया था कि साउंड जो है वो जब एयर में ट्रेवल करता है तो वो ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफिक्शन। उसमें कंप्रेशन भी हो रही होती है और रेयरफिक्शन भी हो रही होती है। जिस तरह वेव किसी जगह से ट्रेवल करती है तो उसमें क्रस्ट भी आ रहा होता है, ट्रफ भी आ रहा होता है। सिमिलरली जब साउंड वेव किसी जगह पे ट्रेवल कर रही होती हैं तो वहाँ पर कंप्रेशन भी आ रही होती है और रेयरफिक्शन भी आ रही होती है। तो न्यूटन ने ये अज्यूम किया था कि ये कंप्रेशन और रेयरफिक्शन जो है ये एक स्लो प्रोसेस होता है। अगर कंप्रेशन के टाइम पर किसी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, चीज़ें कंप्रेस होने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो रेयरफिक्शन के टाइम पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास इस पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। ये न्यूटन की अजम्पशन थी। तो इस वजह से उसने ये अज्यूम किया था कि ये हमारे पास फिर एक आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाता है जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। सो न्यूटन assumed that when sound wave travel through air, the temperature of the air during the compression remains constant। अच्छा, ये लाजमी नहीं कि कंप्रेशन के लिए ही कांस्टेंट होगा, ये रेयर फिक्शन के लिए भी कांस्टेंट होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये हमारे पास एक स्लो प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर जो हम सारी कैलकुलेशन करने लगे हैं वो करने लगे हैं फॉर द केस ऑफ कंप्रेशन। हम यहाँ पर कंप्रेशन के केस को डिस्कस करेंगे। तो हम एज्यूम करते हैं कि लेट्स सपोज दैट जो पहले प्रेशर था हमारे पास वो पी था। जब कंप्रेशन होती है तो कंप्रेशन की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो गए, पी प्लस डेल्टा पी हो जाता है। सिमिलरली बिफोर कंप्रेशन जो वॉल्यूम है वो वी है, और जब कंप्रेशन अप्लाई होती है तो उसकी वजह से सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है जो कि वी माइनस डेल्टा वी बन जाएगा। अब हमें अच्छी तरीके से पता है कि ये हमारे पास एक एक्सोथर्मल प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट है। तो फिर यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमारे पास क्या है जी? P1 V1, P1 इंडिकेटिंग द प्रेशर बिफोर compression and V1 indicating the volume before compression. Similarly, P2 indicating the pressure after compression एंड V2 इंडिकेटिंग द वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। अब हमें अच्छे तरीके से पता है कि बिफोर कंप्रेशन जो प्रेशर था वो सिंपल P था और जो वॉल्यूम था वो सिंपल V था। तो P1 की जगह पर P आ जाएगा, V1 की जगह पर V आ जाएगा। सिमिलरली आफ्टर कंप्रेशन जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है और जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, तो वही प्रेशर और वॉल्यूम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोगों ने क्या किया है जी? इस P और डेल्टा P को हम लोगों ने V माइनस डेल्टा V से मल्टीप्लाई करवा दिया है मैथमेटिकल स्टेप्स के ही अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर ये जो डेल्टा P और डेल्टा V का ये जो फैक्टर लिखा हुआ आ रहा है, ये क्योंकि हमारे पास काफ़ी स्मॉल फैक्टर होता है। चेंज इन प्रेशर जो होता है ना वो काफ़ी स्मॉल होता है। तो जब प्रेशर काफ़ी स्मॉल चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली इसके अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम होता है वो भी काफ़ी स्मॉल ही चेंज होगा। तो हम कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही स्मॉल होता है, ये इतना स्मॉल होता है कि हम लोग इस कैलकुलेशन के अंदर इसको निगलेक्ट कर देती हैं। तो जब ये निगलेक्ट हो जाएगी तो ये हमारे पास बेसिकली फिर इक्वल टू बन जाएगा जीरो के। तो पी वी इज इक्वल टू आ जाएगा पी वी माइनस पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा पी इंटू वी, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो पी वी था जब ये इक्वल के लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और इस साइड पर वी डेल्टा पी माइनस पी डेल्टा वी ही बच जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से ये जो नेगेटिव वाली टर्म थी जब ये लेफ्ट साइड में आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये डेल्टा वी जो है ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा।
सिमिलरली मैथमेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग अगर ये वीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डेल्टा वी के साथ जाकर डिवाइड हो जाता है। अब ये हमारे पास फिर प्रेशर की वैल्यू आ जाती है विच इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय fractional change in volume। डेल्टा वी अवर वी इंडिकेटिंग द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। अब ये डेल्टा पी जो है ये बेसिकली स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और डेल्टा वी अवर वी जो है ये बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है या सिंपल ही स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो फिर प्रेशर हमारे पास क्या बन जाएगा, स्ट्रेस अवर स्ट्रेन, क्योंकि डेल्टा पी रिप्रेजेंट कर इसको कर रहा है। पिछले क्वेश्चन के अंदर भी आपको बता भी चुका हूँ यहाँ पर कि ये इंडिकेट कर रहा है डेल्टा पी जो है स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेल्टा वी ओवर वी जो है ये स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वजह से प्रेशर पे स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के इक्वल बन जाता है। अब मैथमेटिकली हमें अच्छे तरीके से पता है कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन जो होता है ये इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। तो फिर प्रेशर इक्वल टू किसके आ जाएगा, ई के इक्वल आ जाएगा। अब जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था वेलोसिटी का वो v इज इक्वल टू ई ओवर रो आता है। ये हमें अच्छे तरीके से पता है, हम लोग ऑलरेडी पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग बेसिकली फाइंड कर रहे थे। यहाँ पर आप लोगों ने प्रेशर लिख देना होगा, पी लिख देना होगा। तो फिर ये क्वेश्चन पी ओवर रो अंडर रूट बन जाएगी। अब जो नॉर्मल हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन होती है टेम्परेचर की और प्रेशर की वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। प्रेशर की वैल्यू हमें पता है कि इक्वल टू होती है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल एट एस टी पी और जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो 1.29 किलोग्राम पर एम क्यूब बन जाती है। ये वैल्यू से क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 280.2 मीटर पर सेकंड बन जाता है जी। अब जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था हमारे पास वो आता है जी 332 मीटर पर सेकंड। लेकिन जो हमारा रिजल्ट आ रहा है थ्योरेटिकल